हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के जो बीए ऑनर्स में पेपर हैं, 8 पेपर होते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के 3rd पेपर पढ़ेंगे। पार्ट 2 में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, 3 और 4। पार्ट 1 में भी 2 होते हैं, 1 और 2। पार्ट 2 में 3, 4 और पार्ट 3rd में होते हैं 5, 6, 7, 8। यानी ये 4 पेपर पार्ट 3rd में होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 का 3rd पेपर और ये वेस्टर्न एथिक्स है। इसमें हम प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो प्रश्न कैसा है, उसका शॉर्ट टाइप जो एक सैंपल आंसर होता है उस आंसर को देखेंगे और मेन बात है उसके फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने हम लोग जो अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसका पीडीएफ फॉर्म में आंसर आपको लास्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। सो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको पढ़ करके समझना हो तो। प्रश्न है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट का नेचर क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज इट डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट है, अलग है फ्रॉम फैक्चुअल जजमेंट। फैक्चुअल जजमेंट से मोरल जजमेंट कैसे अलग है। हिंदी में प्रश्न है, नैतिक निर्णय के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। नैतिक निर्णय यानी मोरल जजमेंट, इसके क्या स्वरूप है, इसकी व्याख्या करना है। यह किस प्रकार, किस तरह से तथ्यात्मक निर्णय से भिन्न है। तथ्यात्मक निर्णय, तथ्य पर आधारित निर्णय, वो मोरल निर्णय से यानी नैतिक निर्णय से किस प्रकार भिन्न है, इसी को हम लोग समझेंगे। एक आंसर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नैतिक निर्णय जो है, इसका अर्थ है किसी कार्य के नैतिक गुण संबंधी निर्णय। एक कोई कार्य हुआ, कार्य पर निर्णय हम लोग लेंगे, नैतिक निर्णय कि नैतिक क्या है, उसमें गुण होगा, नैतिक गुण, और उस गुण संबंधित हम लोग निर्णय लेंगे निरपेक्ष होकर के। एक निर्णय जो यह निश्चित करता है कि अमुक कार्य उचित है या अनुचित। कोई कार्य उचित है या अनुचित है, ये निर्णय हम कैसे करते हैं, इसकी व्याख्या ही नैतिक निर्णय है। तो गुण उसमें होगा, जो कार्य हुआ है उसके जो गुण होंगे, गुण के आधार पर ये कहा जाएगा कि ये उचित कार्य है या अनुचित कार्य है। दूसरे शब्दों में इसे हम पढ़ते हैं कि मोरल जजमेंट इज़ द मेंटल एक्ट। मोरल जजमेंट जो है वो एक मानसिक क्रिया है ऑफ डिसर्निंग एंड प्रोनाउंसिंग ए पार्टिकुलर एक्शन। एक खास एक्शन के बारे में बताना और प्रोनाउंस करना। टू हैव द क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी होगी, और प्रेडिकेट ऑफ राइटनेस एंड ऑब्लिगेटरीनेस, और इट्स अपोजिट, सही है गलत है या इसके उल्टा। ऑफ विच ए जनरल आइडिया और स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी बिफोर द माइंड, और माइंड में पहले से ही एक जनरल आइडिया हमारे पास है और उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कार्य सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। इसी को हिंदी में कहा गया, यानी नैतिक निर्णय किसी व्यवहार को, कोई व्यवहारिक कार्य हुआ है, व्यवहार मतलब व्यवहारिक कार्य, किसी व्यवहार को उचित, उचित को ही कहा गया सत्य, तो उचित अथवा इसके विपरीत गुण, उचित मतलब, और उचित का उल्टा क्या होगा, अनुचित होगा। उचित अगर सत्य है तो उसका उल्टा असत्य होगा। तो विपरीत गुण या विशेषण से समन्वित करने या निर्णय देने की मानसिक क्रिया है। इस गुण से कि उचित है या अनुचित है ऐसा कहने की क्रिया, ऐसे निर्णय देने की क्रिया जो है वो मानसिक क्रिया होती है। मन से निर्णय देने की क्रिया है जिसके विषय में सामान्य विचार, जिस व्यवहार के बारे में हम विचार कर रहे हैं उसके विषय में पहले से ही एक जनरल आइडिया बना ली गई है, जिसको सामान्य विचार कह रहे हैं यहाँ पर, या मापदंड, या उसको मापदंड कहते हैं। मापदंड मतलब
मापने वाला दंड, एक लाठी, एक रेखा जिसके आधार पर हम मापते हैं। तो एक मापदंड जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले जो नियम होंगे वो उचित होंगे और इसको जो नहीं फॉलो करेंगे वो अनुचित होंगे। तो यही कहा गया, वो पूर्व से ही मस्तिष्क में रहते हैं। जो ये निर्णय देगा कि कोई कार्य उचित है अथवा अनुचित है, तो वो निर्णय देने के पहले तभी वो निर्णय दे पाएगा जब उसके माइंड में पहले से ही एक स्टैंडर्ड मौजूद हो। अन्य निर्णयों की तरह नैतिक निर्णय के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। अगर नैतिक निर्णय हमको करना है तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो सकता है, आवश्यक तत्व है, क्या क्या अंग है जिसके रहने पर नैतिक निर्णय सफलतापूर्वक दिया जा सकता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि कोई भी किसी को गलत कह देता है, ये ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, इसने बहुत अच्छा किया, पक्षपाती होकर के भी हम लोग कहते हैं। अपने व्यक्ति हैं तो उनके गलत काम को भी हम सराहना कर देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हमारे एंटी ग्रुप के हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारे कंपटीटर हैं, तो उनके सही काम को भी हम गलत साबित कर देते हैं कि नहीं, इन्होंने ये काम ठीक नहीं किया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम पक्षपाती होकर के विचार करते हैं। हम एक निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर के अगर हम बात करें तो सही निर्णय होगा। तो सही निर्णय करने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है वो हम देखेंगे क्या क्या है। तो उसके लिए आवश्यक माना गया है कि उसमें क्या होना चाहिए, 4 चीज़ होनी चाहिए। नैतिक निर्णय सही हो इसके लिए 4 अंग हैं। क्या क्या है? पहला है कि निर्णायक व्यक्ति हो, दूसरा है निर्णायक विषय हो, और तीसरा है नैतिक निर्णय का मापदंड हो, और चौथा है नैतिक निर्णय करने की क्षमता भी होनी चाहिए। 4 को समझते हैं हम। तो पहला है नैतिक निर्णय करने वाले जो है निर्णायक एक व्यक्ति होने चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट अगर नहीं हो, जो निर्णय कर रहा हो, अगर करने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना कि जो निर्णय करे कि सही या गलत है, तो वो व्यक्ति एक आवश्यक चीज़ है। और व्यक्ति जो है कैसा हो? नैतिक निर्णय देने के लिए एक बौद्धिक चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति तो हो, मुर्दा व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति नहीं हो चाहिए जो खुद ना समझे, ना समझ हो खुद ही, तो वो निर्णय दूसरे के बारे में नहीं दे सकता है। वो बौद्धिक रूप से संपन्न होने चाहिए, वो विद्वत जन होने चाहिए, उनकी बुद्धि काम करने चाहिए। ऐसी बात कर रहे वो व्यक्ति जो निर्णय देने वाले निर्णायक व्यक्ति हैं, उनमें क्या गुण? तो निर्णायक व्यक्ति तो आवश्यक पहला अंग है, लेकिन उसमें गुण क्या होने चाहिए? उसमें गुण होने चाहिए कि वो एक चेतन सत्ता हो, जीवित व्यक्ति हो, और उसमें बौद्धिक शक्ति विद्यमान हो। इसी को कहा गया कि बौद्धिक चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति में क्या आवश्यक है? बौद्धिक चेतन सत्ता। निर्णायक के अभाव में नैतिक निर्णय असंभव है। अगर ये निर्णायक व्यक्ति नहीं हो तो निर्णय कौन देगा? आखिर कार्य हो रहा है, कौन ये फैसला करेगा कि ये कार्य गलत है, सही है? तो पहला पॉइंट हो गया निर्णायक व्यक्ति। दूसरा पॉइंट है निर्णायक विषय, यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए कि वो किस पर निर्णय देगा। निर्णायक व्यक्ति तो है, लेकिन निर्णायक होने के लिए, निर्णय देने के लिए कोई विषय होनी चाहिए, कोई घटना घटनी चाहिए, कोई कार्य होने चाहिए, वो विषय है। ये कहा गया कि नैतिक निर्णय का विषय। अब नैतिक निर्णय जो करेंगे हम, तो किस बात का करेंगे? कौन से कर्म का? कर्म भी कई तरह के होते हैं। तो कर्म जैसे हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं नीति शास्त्र में, तो 2 तरह के कर्म माना गया है, एक ऐच्छिक कर्म, एक अनैच्छिक कर्म। ऐच्छिक क्या हुआ? हमारी जो इच्छा से कर्म होता है, जिसको हम फ्रीली होकर के अपने मन मुताबिक करते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हमने अपने मनमाने तरीके से काम किया है। अगर वो अनुकूल नहीं है तो उचित नहीं है, अनुकूल होने पर ही वो उचित होगा, और उसके लिए हम भागीदार होंगे, उसके लिए हम जवाबदेह होंगे कि शुभ अशुभ कौन सा काम किए, उचित अनुचित कौन सा हमने काम किया। उचित किए हैं तो हमको अच्छा फल, अनुचित काम किए हैं तो हमको बुरा फल मिलेगा, दंड मिलेगा। तो ये कब होगा? जब हम
ऐच्छिक रूप से काम करेंगे, यानी अपने इच्छा से काम करेंगे। अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती, कोई हमसे मजबूरन ये काम करवा रहा है या फिर हमको अपनी समझ नहीं है, तो फिर वो नैतिक निर्णय लायक विषय नहीं बन पाएगा, उस पर हम नैतिक निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर निर्णायक विषय जो है वो है, नैतिक निर्णय का विषय कैसा होना चाहिए, वो ऐच्छिक कर्म होने चाहिए। कर्म तो हो, क्रिया तो हो ही हो, लेकिन वो ऐच्छिक हो, यानी जो डूअर है वो अपने इच्छा से कर्म किया, ऐसी बात होनी चाहिए। इसलिए नैतिक निर्णय के लिए ऐच्छिक कर्म का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हुआ व्यक्ति, जो सब्जेक्ट है, जो निर्णायक व्यक्ति होगा वो उसमें बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, चेतन सत्ता होनी चाहिए। और दूसरा है कि विषय हो, और विषय कैसा हो, वो ऐच्छिक कर्म हो, इच्छा के द्वारा, यानी वॉलंटरी वर्क होता है। तीसरा चीज़ क्या है इसमें, नैतिक निर्णय का मापदंड हो। काम भी हुआ, काम करने वाले फैसला देने वाले भी हैं, लेकिन फैसला देने का आधार क्या होगा। हम भी देखते हैं अभी वर्तमान में कोर्ट कचहरी जाते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट कोई फैसला देता है तो कैसे, एक उसके पहले एक कानून बना रहता है, उस कानून को आधार मान करके किसी अपराध का, किसी एक्ट का उसका डिफाइन करता है कि ये सही है गलत है। उस कानून के आधार पर अगर उस किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो वो कार्य कानूनन सही माना जाएगा, उसके लिए उसको दंड नहीं मिलेगा, उसको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन कानून के अगेंस्ट में कोई काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, सज़ा मिलेगी। तो यही वो नियम तो चाहिए, पहले वो कानून तो चाहिए। जब फैसला होने के लिए आवश्यक आधार बनेगा तो वो जो कानून है वो कानून एक स्टैंडर्ड है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो यही तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है नैतिक निर्णय का एक मापदंड होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है, नैतिक निर्णय के लिए एक मापदंड का रहना आवश्यक है, क्योंकि इस मापदंड के साथ तुलना कर किसी कर्म को उचित अथवा अनुचित, शुभ अथवा अशुभ करार दिया जा सकता है। हम उस नियम के आधार पर कह सकते हैं कि कोई कार्य अशुभ हुआ कि शुभ हुआ, उचित हुआ कि अनुचित हुआ। ये हम बिना कानून के, बिना नियम के नहीं कह सकते हैं। ऐसे हम ज़बरदस्ती कहना गलत होगा, क्योंकि अगर हम किसी और विचारधारा के हैं तो सामने वाला दूसरे विचारधारा के हो तो उनका बात हमको कभी भी पसंद नहीं आएगा और मेरी बात उनको कभी पसंद नहीं होगा। तो एक दूसरे के लिए दोनों अनुचित होंगे, हमारे लिए वो अनुचित, उनके लिए हम अनुचित, तो फिर लड़ाई शांत नहीं होने वाला। ये तभी संभव है जब एक खास नियम बना हो और उस नियम को फॉलो करने वाले हम हों। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, मापदंड, नैतिक मापदंड स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। और चौथा है कि कानून भी है, निर्णय करने वाले जज भी हैं और कार्य करने वाले कोई पब्लिक भी हैं, लेकिन इन सब का उपयोग करने की क्षमता, जो निर्णायक होंगे उनको ये निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी फैकल्टी और पावर ऑफ जजिंग होनी चाहिए। जज हैं, हम पोस्ट पर नहीं हैं, हम रिटायर्ड हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि गलत है लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो जजिंग पावर अगर है तभी ये निर्णय हो सकेगा। अगर हम देखते हैं राह चलते बहुत लोग सलाह देते हैं, लेकिन उसकी बात को, सलाह को निर्णायक हम नहीं मानते, क्योंकि बिना मतलब के भी लोग सलाह देते हैं। सलाह देने का जिनको अधिकार दिया जाता है, जो अथॉरिटी होते हैं, उनकी बात को फॉलो किया जाता है। तो ये कहा गया कि नैतिक निर्णय की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी निर्णायक में, तो ये क्षमता किस में होगी, तो जो निर्णायक व्यक्ति, पहला पॉइंट था, उनमें होनी चाहिए। बौद्धिक संपत्ति उनके पास संपत्ति है, यानी वो बौद्धिक क्षमता उनमें विकसित है और वो चेतन प्राणी है और उनको ये पावर भी मिल गया कि आप फैसला दीजिए, तभी वो फैसला देगा। जैसे कि पंचायत में गांव के मुखिया, सरपंच, पंच बैठते हैं, तो पंच को हम वो दोनों पार्टी अपना पावर देते हैं
हम कोर्ट कचहरी हमारे ऊपर कैसे नहीं आरोप लगा फैसला देता है, हम कोर्ट में केस करते हैं, कोर्ट में हम जाते हैं। केस करने का मतलब है कि हमने अपना अधिकार उनको दे दिया कि जज महोदय, आप न्यायाधीश महोदय, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे न्यायाधीश हैं, फैसला करता है, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, इन्होंने अन्याय किया है, हम दोनों आपको मानते हैं। तो आप थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल हैं, आप हम दोनों को एक न्याय दीजिए, एक फैसला दीजिए हम दोनों में कि कौन सही है। तो ये केस करने का मतलब है कि हमने अपना उनको पावर दिया कि आप जो अधिकार हम पर आरोप लगाएंगे, जो हमको कहेंगे, आदेश करेंगे, वो हम मानेंगे। तो ये हुआ नैतिक निर्णय की क्षमता देना या होना। निर्णायक में निर्णय करने की क्षमता या शक्ति होना आवश्यक है। और जैसे कि एक पागल या अविवेकी, ऐसे व्यक्ति जो पागल है, जो माइंड से सेंसलेस है, उसको ये नहीं पता है कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अविवेकी है, जिसको कोई विवेक नहीं है, डॉक्टर सर्टिफाइड कर दिया कि ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, इनसे कोई उम्मीद मत करिएगा कि ये समाज के अनुकूल काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति अविवेकी हो गए, या फिर सोच समझ के जो काम नहीं करता है। और ये जगजाहिर है कि सोच समझ करने की इनमें शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। तो ऐसे लोग अविवेकी या विवेकहीन कहलाते हैं। या अबोध बालक अगर है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं है अभी कि क्या काम बुरा है, क्या काम अच्छा है, वो जैसा देखेंगे वैसा ही कर्म करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति है तो बौद्धिक एवं चेतन होते हुए भी निर्णय देने की क्षमता नहीं रखते। तो ये बौद्धिक भी है, थोड़ा थोड़ा बुद्धि तो उसमें है ही, और चेतन प्राणी भी है, फिर भी ये निर्णायक व्यक्ति नहीं है, ये क्षमता इनमें नहीं है कि वो निर्णय दे सके। तो ये कहा गया कि बौद्धिक क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। यह 4 तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। नैतिक निर्णय होने के लिए, नैतिक निर्णय देने के लिए वहाँ पर 4 अंग आवश्यक है। एक निर्णायक व्यक्ति हो, व्यक्ति के साथ विषय भी हो, विषय के साथ साथ एक मापदंड हो, और निर्णायक व्यक्ति में वो क्षमता हो। तो निर्णायक व्यक्ति से संबंधित ही हो गया 3 कि निर्णायक व्यक्ति और उसमें क्षमता हो, एक नियम हो, और कोई काम हुआ हो। तो ये है 4 अंग। आगे इसी में है कि नैतिक निर्णय मात्र किसी के बारे में नहीं दिया जाता, कि दूसरे के बारे में हम निर्णय दे रहे हैं, दूसरे को बार बार उपदेश दे रहे हैं, खुद नहीं मान रहे हैं। तो ये कहा गया कि नैतिक निर्णय मात्र किसी के बारे में ही नहीं दिया जाता, बल्कि किसी पर दिया जाता है। सिर्फ दूसरे के बारे में नहीं, किसी पर भी ये वो हम पर भी लागू होता है। यह किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन नहीं करता। अब नैतिक निर्णय का जो ऊपर में क्वेश्चन था कि तथ्यात्मक निर्णय से क्या भिन्नता है, अब इस पर हम लोग चलते हैं। तो नैतिक निर्णय जो है ये किसी का स्वरूप का वर्णन नहीं करता कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। इस तरह की बात अगर करते हैं तो ये लाल है, ये लंबा है, ये काला है, इस तरह की बात करते हैं तो ये उसका वर्णन करना होगा। तो नैतिक निर्णय इस तरह की बात नहीं है। यही कहा गया है कि यह किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह उस वस्तु की तुलना किसी मापदंड के साथ करता है, उसका तुलना करता है। नैतिक निर्णय देना मतलब तुलनात्मक अध्ययन है, ये वर्णनात्मक अध्ययन नहीं है। यहाँ ये कंपैरेटिव चीज़ है, एनालिटिक नहीं है। तो ये किसी वस्तु का वर्णन नहीं करता, किसी के स्वरूप का, उसके स्वभाव का वर्णन नहीं करता है, बल्कि उसकी तुलना करता है। किससे? एक स्टैंडर्ड से, एक जो मापदंड है उससे। बल्कि यह उस वस्तु की तुलना किसी मापदंड के साथ करता है और उसे शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित करार देता है। ये काम जो हुआ है वो शुभ काम हुआ है कि अशुभ काम हुआ है, उचित काम हुआ है कि अनुचित काम हुआ है, ऐसा कहना जो है ये इसके द्वारा होता है, नैतिक निर्णय के द्वारा। इसलिए तो नैतिक निर्णय आदर्शवादी होते हैं। नैतिक निर्णय को आदर्शवादी कहा जाता है, नॉर्मेटिव कहा जाता है, क्योंकि एक नॉर्म स्थापित करता है।
एक आदर्श स्थापित करता है कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नियम है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ है इसलिए ये शुभ काम है, ऐसा नहीं हो पाया इसलिए ये अशुभ काम है। नैतिक निर्णय मात्र तथ्यों की अभिव्यक्ति नहीं है। यहाँ तथ्य का वर्णन थोड़ा थोड़ा होता है कि ये ऐसा शुभ काम नहीं है, तो काम के बारे में बताया, लेकिन वो तुलना के साथ बताया कि ये उससे अनुकूल नहीं है, मापदंड के अनुकूल। तो इसलिए कहा गया कि ये नैतिक निर्णय मात्र तथ्यों की अनुभूति नहीं है, बल्कि इसमें मूल्यांकन किया जाता है, तुलना किया जाता है और इसको आंका जाता है कि उससे कितना पानी नीचे, कितना पानी ऊपर है। यानी नैतिक निर्णय का संबंध मूल्य से है, मूल्यों से है, ये वैल्यू से है कि इसका कितना वैल्यू है उसके तुलना में। यह किसी आदर्श की ओर इंगित करता है, किसी एक आदर्श की ओर, जो स्टैंडर्ड है, मापदंड हमने बनाया है एक समाज ने, जिस कई मापदंड कई बनाने वाले कई व्यक्ति होते हैं, समाज भी होते हैं, राजनीतिक पदवी वाले भी लोग होते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे हम। तो वो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की ओर इंगित करता है कि वो जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उससे ये नीचे है तो अशुभ काम है, उससे ऊपर है तो शुभ काम है। आदर्श जो है उसकी ओर इंगित करता है। इस प्रकार नैतिक निर्णय जो है वो समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल होता है, आलोचना भी करते हैं हम उसका। आदर्शवादी होते हैं क्योंकि इसमें एक आदर्श की बात करता है, और नियामक होते हैं क्योंकि इससे व्यवस्था संचालित होती है, और व्यवहारिक होते हैं यानी ये प्रैक्टिकली लाइफ में ये यूजफुल होते हैं, व्यवहारिक। तो नैतिक निर्णय कितने तरह के हो गए, क्या क्या इसका गुण हो गया ये, कि वो समालोचनात्मक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, नियामक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। जब कोई ऐच्छिक कर्म संपादित हो जाता है, अब चूंकि ये कर्म ऐच्छिक होने पर ही नैतिक निर्णय की बात की जाती है, तो अब ऐच्छिक निर्णय के बारे में चलेंगे थोड़ा सा, कि ऐच्छिक कर्म जब कोई संपादित होता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कर्म करता है, तो हम उसकी तुलना मानसिक रूप से किसी सर्वस्थापित नैतिक मापदंड के साथ करते हैं, जो पहले से ही एक मापदंड तय किया हुआ है, उससे उसकी तुलना करते हैं। और इस नैतिक मापदंड के साथ अनुकूलता, अगर अनुकूल है तो शुभ, या प्रतिकूलता या प्रतिकूल है तो अशुभ, के आधार पर हम उस कार्य को उचित या अनुचित कहते हैं, शुभ या अशुभ कहते हैं। नैतिक निर्णय के देने के समय कर्ता के समस्त चरित्र पर निर्णय दिया जाता है। नैतिक निर्णय में सिर्फ उस काम के साथ वर्णन नहीं होता है, उस काम के द्वारा हम उस कर्ता का चरित्र भी बता देते हैं। इन्होंने ये उचित काम किया है तो ये साबित कर देता है कि ये व्यक्ति बढ़िया है, ये व्यक्ति अच्छा है। इन्होंने अनुचित काम किया है तो उससे उस व्यक्ति का चरित्र भी बोध होता है कि चरित्र उसका कैसा है। कार्य के परिणाम साधन या कर्ता की इच्छा या प्रवृत्ति पर नहीं दिया जाता। कार्य का जो परिणाम होता है वो साधन क्या था, किस तरह से काम किया, या कर्ता की इच्छा क्या थी उस पर, या उसका क्या प्रवृत्ति है उस पर नहीं दिया जाता है। फिर नैतिक निर्णय नियामक भी होता है, चूँकि ये एक नियम को पालन कराता है, क्योंकि यह हमारे जीवन को नियमित करता है। तो स्पष्ट है कि नैतिक निर्णय एक बौद्धिक क्रिया है। बौद्धिक क्रिया बुद्धि के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया, संवेगात्मक नहीं, इसमें संवेग का कोई स्थान नहीं है। यह अनुमानजन्य है। ये इसको नैतिक निर्णय को अनुमानजन्य कह सकते हैं, अनुमान पर आधारित ये है। नैतिक निर्णय में अनुमान की क्रिया लागू होती है। हम सामान्य नैतिक नियम से किसी आचरण की तुलना करते हैं। एक आचरण जो शुभ है, जो हम स्टैंडर्ड माने हैं, उनसे इसका तुलना करते हैं और तब आचरण के संबंध में निर्णय देते हैं कि ये आचरण उचित था कि अनुचित था। यदि आचरण नियम के प्रतिकूल, नियम के अनुकूल हो तो उचित कहते हैं, और नियम के प्रतिकूल हो तो अनुचित कहलाता है ये। जैसे कि अगर सत्य बोलना शुभ है, क्योंकि हमने समाज में पहले ही स्थापित कर दिया कि सत्य बोलना शुभ है, सत्य बोलना उचित है, सत्य बोलने चाहिए, सदा सत्य बोलनी चाहिए, सत्य में विजयते, सत्य की सदा विजय होती है। ये सब हमने पूर्व स्थापित नियम बना लिए हैं, ये मापदंड है, ये स्टैंडर्ड है। और इसी स्टैंडर्ड के आधार पर कोई व्यक्ति अगर सही बोलता है तो हम कहते हैं व्यक्ति सही है, उचित बोल रहा है।
और गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तो कहते हैं नहीं व्यक्ति अनुचित बोल रहा है, ये व्यक्ति सही नहीं है, इसका चरित्र सही नहीं है। तो यही कहा गया है कि जैसे सत्य बोलना शुभ है, यह एक सामान्य नैतिक नियम है, एक मापदंड है। अब यदि कोई सत्य बोलता है तो उसका आचरण उचित, और सत्य नहीं बोलता है यानी झूठ बोलता है तो उसका आचरण अनुचित कहलाता है। ये सारी क्रियाएं अनुमान के द्वारा होती है, ये अनुमानित है, इसका कोई एक थर्मामीटर नापने वाला फीता नहीं होता है। ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि अन्य निर्णयों की तरह नैतिक निर्णय भी शुद्ध रूप से बौद्धिक है। नैतिक निर्णय जो है ये बुद्धि का कमाल है, यहाँ पे बौद्धिक वर्णन है, और इसमें किसी भी प्रकार का नैतिक गुण नहीं है, इसमें नीतिगत गुण नहीं है, बुद्धि का ही खेल है, एक मायाजाल बुद्धि का ही है, स्टैंडर्ड बुद्धि के द्वारा ही बनाया गया है, उसको फॉलो बुद्धि के द्वारा ही कराया गया है। निश्चय ही तार्किक रूप से ये ठीक या गलत लगते होते हों, परंतु नैतिक रूप से उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में एक नैतिक निर्णय की विषय वस्तु नहीं है कि कोई नैतिक निर्णय हुआ तो कैसा हुआ, नहीं हुआ, ये नैतिक निर्णय की विषय वस्तु नहीं है, ये उस मापदंड के साथ तुलना करने की विषय वस्तु है। क्वेश्चन आगे था कि नैतिक निर्णय और तथ्यात्मक निर्णय में क्या अंतर है। तथ्यात्मक निर्णय वह निर्णय होता है, तथ्य पर आधारित होता है ना, तो तथ्यात्मक निर्णय वह है जिसमें किसी तथ्य या घटना का वर्णन होता है, जो जैसा है प्रकृति के बारे में, कोई कार्य के बारे में जैसा है वैसा बता देना। जैसे कि कोई झूठ बोलता है तो बोल देंगे व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अब वो उचित है कि अनुचित है ये नहीं कहेंगे, बस जो जैसा कहा वैसा बोल देंगे। झूठ कहा, झूठ बोल देंगे कि इन्होंने झूठ बोला। अब इस पर निर्णय अगर दे दिए कि ये झूठ बोला इसीलिए ये अनुचित व्यक्ति है, ये अशुभ है, तो ये नैतिक निर्णय हो गया। लेकिन जैसे के तैसे अगर बता दिए तो हो गया वो तथ्यात्मक निर्णय। यही कहा गया है कि जिसमें किसी तथ्य या घटना का वर्णन होता है, जैसे कि गाय उजली है, गुलाब का फूल लाल है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, जैसा है वो है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये बता दिए इत्यादि। इस प्रकार के निर्णयों में घटना का वर्णन ठीक उसी रूप में होता है जिस रूप में घटना प्रकृति में घटित हो रही है। जैसे घटना घट रहा है वैसे ही बता देना, उसी तरह से हूबहू वैसा ही बताना, बस वहाँ बताने का काम है कि ऐसा हुआ, तो वर्णन किया, तथ्य का वर्णन किया, तथ्यात्मक निर्णय हो गया। इसमें घटनाओं का मूल्यांकन या आलोचना नहीं की जाती है, परंतु अगर नैतिक निर्णय का बात हो तो नैतिक निर्णय जो है वो मूल्य सूचक निर्णय होते हैं। उसमें मूल्य का बात करेंगे हम, शुभ अशुभ का। इस प्रकार का निर्णय में घटना जो हुई है उसका हूबहू वर्णन नहीं करेंगे, नहीं किया जाता, बल्कि उसे कैसा होना चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं। स्टैंडर्ड के जैसा होना चाहिए था, हो गया तो उचित हो गया, नहीं हो पाया ऐसा होना चाहिए इसलिए अनुचित है। यहाँ पर मूल्यांकन, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, बल्कि उसे कैसा होना चाहिए इस पर विचार किया जाता है। अतः दोनों के बीच निम्नांकित अंतर है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो दो अंतर मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि तथ्यात्मक निर्णय सत्ता सूचक होते हैं, जो जिसका वर्णन कर रहे हैं उसका सूचक, किंतु नैतिक निर्णय मूल्य सूचक होते हैं। पहला आंसर, तथ्यात्मक निर्णय यानी तथ्य सूचक निर्णय सत्ता सूचक निर्णय होते हैं, किंतु नैतिक निर्णय मूल्य सूचक होते हैं। नैतिक निर्णय का संबंध जो है वो चाहिए और नहीं चाहिए से होता है। कोई वस्तु या विषय क्या है, कैसा है, ये वर्णन अगर कर रहे हैं तो इसका संबंध तथ्य सूचक निर्णय से है, और वह वस्तु कैसा होना चाहिए अगर इसका बात कर रहे हैं तो इसका संबंध नैतिक निर्णय से है। पहला आंसर। दूसरा है कि तथ्य सूचक निर्णय मात्र वर्णनात्मक होता है, परंतु नैतिक निर्णय समालोचनात्मक होता है। वर्णनात्मक विषय में घटना का हूबहू वर्णन करते हैं, परंतु समालोचनात्मक निर्णय में घटनाओं में वस्तु का विश्लेषण होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके औचित्य एवं अनौचित्य का पता लगाया जाता है,
कि इसका औचित्य क्या है, इससे क्या उचित हुआ, अनुचित क्या है, इससे क्या अनुचित कार्य हो रहा है, इसका निर्णय लेना, इसका मूल्यांकन करना, ये इसमें हो रहा है नैतिक निर्णय में। तो ये इसका अंतर हुआ। आगे हम लोग इसी पर और भी बात करेंगे दूसरे वीडियो में। सो आप लोग जो भी पहली बार आए हैं हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करना चाहें तो आप अवश्य करें, ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इन सब बातों को अन्य लोग भी जानें। चूँकि हमारे व्यवहार की बात है ये। इसी वीडियो के अंत में हम लोग इसका PDF भी हम आपको पास डाल देंगे। जो हमने पढ़ा ये हूबहू लिखित रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। सो थैंक यू।